अंत में मैं आपको कह दूं कि इसको बचाने का काम हिंदुस्तान के सबसे गरीब लोगों ने किया है। हमारे विरोधी एकजुट होकर भी उतनी सीटें नहीं जीत पाए जितनी इस लोकसभा चुनाव में अकेली बीजेपी ने जीती है। इंडिया के वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की भारतीय जनता पार्टी और उनके इत्तेहाद नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस एनडीए ने इंतखाबात में मामूली अक्सरियत हासिल कर ली है, लेकिन हुकूमत पर इलेक्शन से पहले अपोजिशन की जमातों के अरकान को निशाना बनाने, बैंक अकाउंट ब्लॉक करने, मुसलमान वोटरों को डराने धमकाने और नफरत अंगेज तकारीर के इल्ज़ामात भी लगे हैं। क्या बीजेपी हुकूमत अगर ये मुबैना इक़दामात न करती तो इंतखाबात हार जाती? और कांग्रेस पार्टी और उसके इत्तेहादी ये नताइज हासिल कैसे कर पाए? मैं हूं जावेद सुमरो और आज हम इंडिया के जनरल इलेक्शन में सामने आने वाले गैर मामूली नताइज का जायज़ा ले रहे हैं। गुज़िश्ता 2 इंतखाबात के नताइज और इस मरतबा की इलेक्शन कैंपेन में बीजेपी के नारे अब की बार 400 पार को देखा जाए तो लगता था बीजेपी शायद इस मरतबा भी बहुत बड़ी कामयाबी हासिल करेगी। 2019 के इलेक्शन में सिर्फ बीजेपी ने लोकसभा की 543 नशस्तों में से 303 नशस्तें हासिल की थी, जबकि इत्तेहादियों की नशस्तें अलग थीं। जबकि 2014 में बीजेपी ने 282 नशस्तें हासिल की और इस मरतबा सिर्फ 240 नशस्तें हासिल कर सकी है। कांग्रेस पार्टी और उनका इंडिया अलायंस इसी बात पर खुश है। इंडिया के इलेक्शंस पर अमूमन बड़ी धांधली के इल्ज़ामात नहीं लगते, लेकिन इस मरतबा इंतखाबी मुहिम के दौरान बीजेपी हुकूमत ने ऐसे इक़दामात किए जो सियासी जमातों के लिए लेवल प्लेइंग फील्ड और गैर जानिबदारी को मशकूक बनाते हैं और इस पर अपोजिशन ने खुलकर तनकीद की। 2 रियासतों के चीफ मिनिस्टर को जेल में डाल दिया गया। 3 के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग के इल्ज़ामात की तहकीकात शुरू की गई। उनमें से एक तो जमानत पर बाहर आ गए, लेकिन एक अभी तक जेल में है। कई दीगर मुखालिफ सियासतदानों को भी जेलों में डाल दिया गया। इंतखाबात से चंद माह पहले कांग्रेस पार्टी के बैंक अकाउंट्स फ्रीज करके पार्टी को मफलूज करने की कोशिश की गई। हुक्मरान जमात ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर की तैनाती के लिए रूल्स में तब्दीलियां की। इलेक्शन कमीशन पर इल्ज़ाम है कि उसने मुसलमानों और अपोजिशन के खिलाफ नफरत अंगेज तकारीर समेत इंतखाबी मुहिम से मुतालिक कोड ऑफ कंडक्ट की खिलाफ वर्जियों का नोटिस तक नहीं लिया। मेनस्ट्रीम मीडिया का रवैया बीजेपी के हक में नजर आया और कई सहाफ़ियों ने सेंसरशिप से बचने के लिए यूट्यूब का रुख किया। और इंडिया के कई सियासी तज्ज़िया निगारों ने भी सियासी आर्म ट्विस्टिंग के इल्ज़ामात दुरुस्त होने की तस्दीक की। बिल्कुल अनइक्वल मुकाबला था ये, गैर बराबरी का। और यकीन जानिए मैं दावे के साथ आज कह रही हूँ यहाँ पर आपके प्लेटफॉर्म पे कि अगर ये इक्वल लड़ाई होती, अगर ये बराबरी की लड़ाई होती, अगर एजेंसीज को यानी कि ईडी, सीबीआई, इसके अलावा मीडिया का बड़ा हिस्सा, इनकम टैक्स ऑफिस, पूरी ब्यूरोक्रेसी, पूरी इलेक्शन मशीनरी, पैसा, मसल पावर, इस सबको अगर इस्तेमाल नहीं किया गया होता और अगर ये ऐसा ही ऑर्डिनरी इलेक्शन होता जैसा कि हिंदुस्तान में होता आया है पिछले 75 साल की जो हिस्ट्री है, तारीख है हमारे पास, तो ये हरगिज भी बीजेपी और एनडीए इस नंबर को हासिल नहीं कर पाते। तो इन इल्ज़ामात पर इंडिया के इलेक्शन कमीशन का क्या कहना है? इंडिया के चीफ इलेक्शन कमिश्नर राजीव कुमार ने वोटों की गिनती से एक रोज़ कबल एक न्यूज़ कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कहा, हमें तवक्को नहीं थी कि कमीशन के ख़िलाफ़ इतनी नास्टी कैंपेन चलाई जाएगी। कमीशन के बारे में जिस तरह से इल्ज़ामात लगाए गए हैं उसमें एक पैटर्न नज़र आता है। बेशतर इल्ज़ामात अफवाहों की बुनियाद पर लगाए गए हैं। सियासी जमातों की जानिब से जो इल्ज़ामात लगाए गए हम उनका जवाब दे चुके हैं। इलेक्शन में हज़ारों उम्मीदवार मुकाबला कर रहे थे। इल्ज़ाम तो कोई भी लगा सकता है, लेकिन एक भी सबूत किसी ने पेश किया? शक का इलाज तो हकीम लुकमान के पास भी नहीं था। बीजेपी के रहनुमाओं पर मुसलमानों के खिलाफ बयानात देने और तकारीर का इल्ज़ाम नया नहीं, लेकिन इस मरतबा इलेक्शन मुहिम के दौरान मुबैना नफरत अंगेज़ तकारीर बहुत ज़्यादा मुतनाज़ा थी। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने इलेक्शन में जो मुहिम चलाई थी उसके बुनियादी तौर पर 2 पहलू थे। पहला तो ये कि उन्होंने आवाम को ये बताने की कोशिश की कि अपोजिशन पार्टीज़ हिंदू धर्म और हिंदुओं की मुखालिफ हैं, और दूसरे इस मुहिम में मुसलमानों को शिद्दत से टारगेट किया गया, उन्हें एक अंदरूनी दुश्मन के तौर पर प्रोजेक्ट किया गया। और पहले जब उनकी सरकार थी उन्होंने कहा था कि देश की संपत्ति पर पहला अधिकार
मुसलमानों का है। इसका मतलब ये संपत्ति इकट्ठी करके किसको बांटेंगे? कि ज्यादा बच्चे हैं उनको बांटेंगे। क्या आपकी मेहनत की कमाई का पैसा घुसपैठियों को दिया जाएगा? ये कांग्रेस का मैनिफेस्टो कह रहा है। इस इलेक्शन में मोदी और बीजेपी के रहनुमाओं ने जिस तरह की नफरत अंगेज और तल्ख मुहिम चलाई है, उसकी इंडिया की इंतखाबी तारीख में कोई मिसाल नहीं मिलती। और जाहिर है बीजेपी लेवल प्लेइंग फील्ड न होने के इल्ज़ामात को मुस्तरद करती है। बीजेपी के तर्जुमान संबित पात्रा ने इलेक्शन से पहले कांग्रेस पार्टी के बैंक अकाउंट्स को फ्रीज करने के रद्देमल में कहा कि कोई भी कानून से बालातर नहीं है, आप करप्ट हैं और फिर तवक्को करते हैं कि इदारे आपके खिलाफ इस वजह से तहकीक न करें कि आप एक सियासी जमात हैं और इलेक्शन में हिस्सा लेने जा रहे हैं। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी और बीजेपी कई नए क़वानीन मुतारिफ़ कराना चाहते हैं और अब उनको हर कदम पर इत्तेहादियों की मदद की ज़रूरत होगी। हुकूमत चलाना मुश्किल हो सकता है। नरेंद्र मोदी का सियासी कद बहुत घट गया है, हुकूमत पर उनकी पकड़ बहुत ढीली हो चुकी है और उनकी हुकूमत अब बैसाखियों के सहारे चलेगी, यानी उनको दीगर पॉलिटिकल पार्टीज से सपोर्ट लेना पड़ रहा है। एनडीए की जो दूसरी पार्टीज हैं, जो जाहिर सी बात है हिंदुत्व की आइडियोलॉजी पर यकीन नहीं करती हैं लेकिन एनडीए के साथ हैं, उनसे सपोर्ट लेना पड़ रहा है। इसके दो नतायज हो सकते हैं। एक तो ये है कि ये जो सियासी पार्टियां हैं ये हुकूमत के लीवर पर अपना हाथ मजबूत करना चाहेंगी। ऐसा नहीं होगा कि 2019 और 2014 में जिस तरह से हर फैसला नरेंद्र मोदी की मर्जी से होता था, अब वो बात नहीं रहेगी। हिंदुस्तान के जो भी फैसले अब होंगे हुकूमत करेगी वो कंसेंसस से होगा। और सोशल मीडिया पर भी इलेक्शन पर बहुत बात होती रही। हिस्टोरियन मनी मगधा शर्मा ने एक्स पर अपनी तवील पोस्ट में लिखा कि 4 जून को होने वाले इंतखाबात में अपोजिशन एक दहाई में पहली मरतबा इस पोजीशन में आई है कि वो हुकूमती पार्टी का मुकाबला कर सकती है। एजेंसी के छापों, मीडिया के हमलों, सोशल मीडिया पर इल्ज़ाम तराशियों और एक मुखालिफ माहौल में इस कदर पुरजोश इंतखाबी मुहिम चलाने पर मैं अपोजिशन को पूरे नंबर देता हूँ। सहाफ़ी मनीषा पांडे ने मेनस्ट्रीम मीडिया पर तनकीद करते हुए लिखा कि मीडिया मालिकान का इलेक्शन से पहले रवैया शर्मनाक था। अब उम्मीद है कि उन्हें तस्वीर का दूसरा रुख नज़र आ गया होगा, क्योंकि वो पहले कहते थे कि जब तस्वीर का दूसरा रुख है ही नहीं तो वो दिखाएं क्या। सैन ने लिखा कि राहुल गांधी बार बार 295 की बात करते रहे, लेकिन वो ये बताना भूल गए कि वो ये बात एनडीए के बारे में कह रहे हैं। इलेक्शन से पहले बीजेपी एक बड़ी कामयाबी के लिए बहुत पुरुमीद थी। मीडिया ओपिनियन पोल्स भी यही बता रहे थे। तो फिर नतायज इतने मुख्तलिफ कैसे आए? गांव, देहात, गली, मोहल्लों में एक बात, एक मुद्दा घर कर गया था कि अगर अब की बार 400 पार यानी 400 सीटें बीजेपी हासिल कर जाती है तो वो कॉन्स्टिट्यूशन को बदल देंगे, रिजर्वेशन को ख़त्म कर देंगे और पूरे तरीके से सारे मुद्दे एक तरफ और ये रिजर्वेशन और कॉन्स्टिट्यूशन का मुद्दा एक तरफ, जो लोअर कास्ट ग्रुप्स हैं और दलित आदिवासी हैं, माइनॉरिटी ग्रुप्स हैं, उनके बीच ये मैसेज चला गया था कि अगर बीजेपी को इतना बड़ा मैंडेट मिल गया तो कॉन्स्टिट्यूशन ख़त्म हो जाएगा। तो इसलिए मुझे ये उम्मीद जगती है कि जो पहले बातें कही जा रही थी कि तानाशाही की तरफ, ऑटोक्रेसी की तरफ आगे बढ़ रहा है हिंदुस्तान, इसको लेकर मुझे लगता है ये नई गवर्नमेंट सेंसिटिव रहेगी और ऑपोजिशन भी काफ़ी मजबूत है इस बार। तो तानाशाही जो रवैया है, जो एक टेंडेंसी है, उस पर लगाम लगेगी। दुनिया के हर मुल्क में सियासी निज़ाम के कुछ न कुछ मसाइल मौजूद हैं, लेकिन अब तक के तज्ज़िये की बुनियाद पर ख्याल यही है कि जमहूरियत ही सबसे बेहतर है। जमहूरियत में किसी फ़र्द वाहिद के ख़यालात और नज़रियात पर ही मुल्क और हुकूमत नहीं चलती। आमतौर पर मशावरत, मफाहमत और डिस्कशंस के बाद ही फ़ैसले होते हैं। और अगर कोई हुकूमत अवाम के मसाइल हल करने और उनकी ख्वाहिशात का एहतराम करना बंद कर दे और इंतशार तकसीम का सबब बने तो अवाम ही उसे निकाल बाहर कर सकते हैं, और यही जमहूरियत की खूबसूरती है। अगर आपको हमारा प्रोग्राम पसंद आया तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर क्लिक करें, प्रोग्राम को सोशल मीडिया पर शेयर करें और सहरबीन के पुराने प्रोग्राम देखने के लिए यहाँ क्लिक करें।